दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनुराग दीक्षित। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनुराग दीक्षित ने उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज़ ठीक ढंग से आप सभी तक पहुंच रही होगी। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जिन्होंने एनटीपीसी के एग्जाम में तहलका मचा दिया था और बहुत सारे बच्चे, यानी मैं अगर बात करूं तो 90% से ज़्यादा बच्चों से ये सवाल नहीं हुए थे या बहुत समय लगा था। उन सवालों की एक ऐसी ज़बरदस्त आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। 5 अलग अलग सवाल होंगे, बड़ी मजा आने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लास्ट तक देखिएगा, गारंटी है कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। पहला क्वेश्चन जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा था कि 25 संख्याओं का जो एवरेज है, जो औसत है, वो 55 दे रखा है। ठीक है। पहली 11 संख्याओं का औसत 51 है, अंतिम 10 संख्याओं का औसत 56 है। कह रहा है 66 और 70 और दी गई 25 में से 4 संख्याओं का औसत कितना होगा। वीडियो को यही रोकिएगा, पहले खुद से सॉल्व करिए और देखिएगा आपको कितना समय लगता है इस सवाल को करने में और आप कौन से तरीके के इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास जितने भी ऑप्शन इस सवाल के लिए दे रखे हैं, सारे के सारे ऑप्शन में एक बड़ी खास बात है कि इसकी इकाई का अंक अलग है और दाही का अंक सेम है। ध्यान देख। अब देखो इस सवाल को कैसे करना। हमारे पास जो पूरी की पूरी 25 संख्याएं थी, अगर इनका हम योगफल निकालते हैं तो इसकी इकाई का अंक क्या होगा, 5 गुणे 5 से 5 होगा। ठीक है। इसमें से जो 11 संख्याएं थी, इनका इनका योगफल निकाला जाए तो उसकी इकाई का अंक 1 एकम 1 आएगा। और ये जो 10 संख्याएं थी, इनका अगर योगफल निकाला जाए तो इसकी इकाई का अंक अपने पास 0 आएगा। ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं और 5 में से घटा लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो बची हुई 4 संख्याएं होंगी, बची हुई जो भी 4 संख्याएं होंगी, उसका अगर हम योगफल निकालते हैं तो वो योगफल क्या होगा, उस योगफल की इकाई का जो अंक रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, वो हमारे पास 4 रहेगा। अब बची हुई 4 संख्याओं में इकाई का अंक 4 है और इन दो संख्याओं की अगर हम बात करें तो इन दो संख्याओं में इकाई का अंक 6 है। तो जोड़ेंगे तो हमारे पास जो टोटल 6 संख्याएं होंगी, 4 संख्याएं जो पहले से बची थी और 2 संख्याएं ये, यानी टोटल 6 संख्याएं होंगी। इनका योगफल अगर जोड़ा जाएगा, जोड़ने के बाद इकाई का अंक क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि आपके पास अगर 6 संख्याएं हो और 6 संख्याओं में सभी को अगर जोड़ा जाए और उसकी इकाई का अंक क्या बने, 0 बने, तो वो संख्याएं क्या होंगी या उनका औसत कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे भाई, अगर हम 68 का गुणा 6 में करेंगे तो इकाई का अंक 8 आएगा, 66 का गुणा 6 में करेंगे तो इकाई का अंक 6 आएगा, 64 का गुणा अगर हम 6 में करेंगे इकाई का अंक 4 आएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे सवालों को इतनी तेजी में सिर्फ यूनिट डिजिट से उड़ाया जा सकता है। आपको ट्रिक कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं आपको अगले सवाल की तरफ लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि रेनू ने के गलत तरीके से 9 की जगह 99 अंक दर्ज हो गए। 9 नंबर मिलने चाहिए थे, 99 मिल गए। कितने ज्यादा नंबर मिले, तो आपका जवाब होगा सर रेनू को 90 ज्यादा नंबर मिल गए। ठीक है। अच्छा, इसी 90 ज्यादा मिलने के कारण पूरी कक्षा का जो औसत था, पूरे क्लास का जो औसत था, वो 2.25 ज्यादा हो गया। अब सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 2.25 का मतलब होता है 2 सही 1/4। इतना पूरी क्लास का औसत ज्यादा हो गया। और इसको अगर हम सही बटे में से हटाकर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये 9/4 हो जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ एक बच्चे के 90 नंबर ज्यादा होने के कारण पूरी क्लास का औसत अगर हमारे पास कितना ज्यादा हुआ था, 9/4। और मान लीजिए क्लास में अगर x बच्चे थे तो x का मान क्या होगा, 9 से इसको काटोगे 10 बार और 10 गुणे 4 करोगे तो 40। तो कक्षा में बच्चों की संख्या कितनी थी, 40। ये सवाल सिर्फ इतना था मेरे प्यारे दोस्त। इससे ज्यादा अगर आप करते हैं तो आपने बहुत गड़बड़ मामला किया। 2022 एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 का क्वेश्चन था। अगले सवाल पे ले सकते हैं, ये लेवल 5 का क्वेश्चन है, ये भी सीबीटी 2 का बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है। और इसको भी पहले वीडियो रोक के खुद से करना और देखना है जरा घड़ी से कितना समय लग रहा है। जब मैं बताऊंगा तो आपको कितना समय लगने वाला, बड़ी मजेदार चीज है। इस सवाल को पढ़ने पर हमें यह पता चल गया कि ये वेटेड एवरेज का सवाल है और इसको जब हम समझ रहे हैं तो इसके ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में भाई सबकी यूनिट डिजिट 1 है। अच्छा, अगर यूनिट डिजिट 1 है तो हम यूनिट डिजिट वाला तरीका अब नहीं लगाएंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट तो सारे ऑप्शन में 1 है। तो बोले क्या लगाएंगे सर। अब जब यूनिट डिजिट सेम हो जाए ना तो हम यहां पर यूज करते हैं डीएस, यानी डिजिट सम। अब देखते जाना, पहले 4 सप्ताह की औसत व्यय जो था वो 1475 था। तो 1475 का अगर हम डीएस निकालेंगे तो 5 4 9 खत्म हो जाएगा, 7 और 1 8 आएगा। 1475 का डीएस निकालने पर मेरे प्यारे दोस्तों अपने पास आ रहा है 7 और 1 8। गौर से देखिएगा जरा। ठीक है, ये आया 8 और सप्ताह थे 4 तो 8 चौको 32 का डीएस अपने पास टोटल कितना आएगा, 3 और 2 5। करेक्ट।
अब इसमें से जो पहले 3 सप्ताह थे, उन 3 सप्ताह में जो हमारे पास व्यय दिए थे वो ये दिए थे। इनका अगर हम डीएस निकालें तो 1200 का 3 हो जाएगा, 1500 का 6 हो जाएगा और 1875 का डीएस 3 हो जाएगा। सबको जोड़ लेंगे तो हमारे पास 6 3 9 3 12, 12 का डीएस 3 ही आएगा। यानी पूरे सप्ताह के डीएस से अगर हम बाकी के 3 दिनों का डीएस घटा देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास 2 आ जाएगा। और अब बात देखना जरा, जो हमसे ये पूछा गया था कि अंतिम सप्ताह में परिवार का औसत कितना था, तो आप क्या बोलोगे, अंतिम सप्ताह में परिवार का औसत जो भी था उसका डीएस यानी डिजिट सम कितना रहने वाला है, 2 रहने वाला है। वो ऑप्शन चुनिए जिसका डिजिट सम 2 हो। तो हम देखते हैं, डी ऑप्शन से शुरू कर रहे हैं। तो 7 3 10 5 15 16, इसका डीएस 2 नहीं हो सकता। 5 2 7 2 9, डीएस 2 नहीं हो सकता। 7 5 12 2 14 15, डीएस 2 नहीं होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन अपना आंसर, वो है ऑप्शन नंबर ए। यानी करने के लिए सिर्फ कितना है, करने के लिए सिर्फ इतना है अगर आप इसे करें तो। बाकी ये सवाल भी देखें तो मुंह जवानी होगा, इसमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, ये सवाल जो था सीबीटी 1 का था, 2021 में पूछा गया था। अच्छा, इस सवाल ने बड़े बड़ों के पसीने छुड़ा दिए थे, केवल इसकी एक लाइन ने। औसत अंक में क्या पूछ दिया गया भाई, औसत अंक में पूछ दिया गया +2 और -2 के परिसर में कितने छात्र हैं। तो सबसे पहले परिसर का मतलब होता है उसकी रेंज में, यानी +2 और -2 की रेंज में कितने छात्र हैं। और रेंज किसकी निकालनी है, रेंज निकालनी है इसके औसत से +2 और -2 करके। तो औसत पहले निकाल लेते हैं इन सबको जोड़कर। ये टोटल कितने नंबर है, हमें 2 2 4 2 6 2 8 नंबर है। जरा सबको जोड़ लीजिए, देखिए कितना आएगा। 2 2 4 1 5 2 7 3 10 1 11, 11 2 13, तो 130 ये हो गया। फिर उसके बाद 6 4 10 9 19 1 20 8 28, 28 5 33, 33 और 2 35 और 3 38, 168 हो गया। 130 + 38 हो गया 168। और चूंकि संख्याएं थी अपने पास 8, तो 8 से भाग देने पर हमारे पास औसत आ गया 21 यानी 21। अब औसत 21 से +2 और -2 की रेंज में जाएंगे तो औसत 21 से -2 करने पर हमारे पास 19 आएगा और औसत 21 से +2 करने पर 23 आएगा। अब ये हमारे पास रेंज आ गई। इस रेंज में कितने छात्र होंगे, तो इसकी रेंज मतलब इसके बीच में कितने छात्र होंगे, तो एक 20 होगा, एक 21वां होगा और एक 22वां होगा। अगर देखें तो इस रेंज में 3 छात्र होंगे। ऑप्शन नंबर बी आंसर आया था। यह भी एक ऐसा सवाल था जिसे 90% से बच्चे या तो छोड़ दिए थे या जिनका हुआ था उनका गड़बड़ हो गया था। कई बच्चों के इसमें 4 आंसर भी आए, तो 4 वाला का भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये सवाल देखिए, एनटीपीसी 2021 सीबीटी 1 का क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्या है, कह रहा 5 छात्रों का औसत इतना है, जिसमें 3 छात्रों का औसत 41 है, शेष 2 छात्रों का औसत क्या होगा। कैसे करते हो ये सवाल मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, लेकिन मैं आपको क्या तरीका सिखा रहा हूं उसको देखिएगा। सारे के सारे ऑप्शन जो है, सारे के सारे ऑप्शन में इकाई का अंक 5 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट वाला तरीका नहीं लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे सर, डीएस लगा लेते हैं। तो 5 छात्रों का अगर औसत ये है 39.20, तो इसका डीएस निकाल लेते हैं। 3 2 5 5 25 भाई, इसमें 9 खत्म हो जाएगा। 3 2 5 और 5 × 5 25, 25 का डीएस कितना आया, 7 आया। माइनस, ध्यान से समझिएगा, इसमें 3 4 1 5 5 3 15, 3 ये हो गया, 4 और 1 5, 5 से 15, 15 का डीएस हो गया 6। और नीचे क्या होगा, नीचे शेष जो हमारे पास छात्र थे उनका डीएस 2 होगा। ऊपर 1 मिलेगा, नीचे 2 मिलेगा। और डिवीजन में जब डीएस लगता है और इसमें नीचे 2 आ जाए तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ 5 का गुणा होता है। उसके बाद डिनोमिनेटर खत्म कर दिया जाता है, तो हमारे पास बचेगा वो ऑप्शन आंसर होगा जिसका डीएस 5 एकम 5 होना चाहिए। देख लीजिए, 5 एकम, इसका डीएस हमारे पास 8 हो रहा है, इसका डीएस हमारे पास 7 3 10 5 15 6 हो रहा है, इसका डीएस 8 3 11 5 16 ये नहीं हो रहा है। तो हमारे पास ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36.5 ये अपना आंसर होगा। अच्छा, डीएस जिसने सही से नहीं पढ़ रखा है तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं आपको एक स्पेशल क्लास डीएस की ले लूंगा, ठीक है, जिसने जिसने नहीं पढ़ रखा है। उसके बाद एक मैं आपको खास बात और बता दे रहा हूं, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, इस बार 80 से ऊपर नंबर लाने के लिए एक मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो बना, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई बकवास नहीं है, संपूर्ण बातें हैं जो लिखी हैं कि सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे तैयारी करनी है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा हर एक सब्जेक्ट में, मैथ कितने में आएगा, हर कौन सा चैप्टर आएगा, साइंस, जीके, जीएस, रीजनिंग में। ये वीडियो है, ये वाला कैसे करें तैयारी वाला, ठीक। दूसरी बात, डेली का स्टडी प्लान भी मैंने इसमें डिस्कस किया है, साथ ही साथ कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है ये भी बताया, बुक्स कौन सी लेनी है, सिलेक्शन जो बच्चे सिलेक्टेड हैं उनके अनुभव के साथ साथ मैंने अपने सिलेक्शन का अनुभव इसमें डाला है। और विश्वास करो, ये 26 मिनट का जो 25 मिनट का वीडियो है ना, अगर आप देख लेते हो और इसको फॉलो कर लेते हो तो आपका 101% सिलेक्शन होगा।
अब बात यह है कि सर इस ग्रुप डी की स्ट्रेटेजी वीडियो तो ठीक है, इसमें इसको मैं देखूंगा जरूर। अच्छा, सीरियस एस्पिरेंट ही इस बात को सुनना, क्योंकि इसमें कोई भी बकवास वाली बात नहीं है, जो आपको एंटरटेन कर सके, आपको मौज दिला सके, ऐसा है इस वीडियो में कुछ नहीं। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ काम की बात है। साथ ही साथ ग्रुप डी की चैप्टर वाइज तैयारी और प्रैक्टिस सेट मैंने आपको बताया कि मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं। तो चैप्टर वाइज में एक मैराथन में ले चुका हूं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की, जो कि ग्रुप डी में आए हुए सभी क्वेश्चंस के ऊपर आधारित है। इसके साथ ही प्रैक्टिस सेट में 5 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं ग्रुप डी पर आधारित 25-25 क्वेश्चन के। जिन बच्चों ने अभी नहीं देखा है उसको देखें। साथ ही साथ मैं एनटीपीसी के भी चैप्टर वाइज चीजें आपको कराने वाला हूं और इसके भी प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाला हूं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और है कि अगले 10 दिनों के बाद अपनी एप्लीकेशन मैथ बाय अनुराग दीक्षित के नाम से ये भी लाइव हो जाएगी, और इसमें आपको रेलवे का जो बैच मैथ के लिए चाहिए होगा ना, वो मिल जाएगा बिना किसी बकवास के। कोई भी फर्जी बात नहीं होगी इसमें, ठीक है। वैसे भी नहीं होती है, मेरी क्लास में बहुत कम ही रहेगी। तो इसमें पहला बैच आपको फाउंडेशन बैच के नाम से मिलेगा, जो अर्थमेटिक और एडवांस का होगा। आप चाहे तो अर्थमेटिक और एडवांस कॉम्बो ले सकते हैं, ये बात की बात है 10 दिन बाद की, और इसको अलग अलग करके भी ले सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा बैच होगा वो हमारा मैथ बैच होगा। ये उन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने तैयारी की शुरुआत करी है या थोड़ा बहुत ही सिलेबस खत्म किया है, 40-50% खत्म किया है, ये उनके लिए होगा, बिल्कुल ठीक है। और ये जो एक बार सिलेबस खत्म कर चुके रहेंगे उनके लिए होगा, ये बाद में शुरू होगा। इस फाउंडेशन बैच में डेली क्लास 2 से 3 घंटे होगी और लाइव क्लास होगी। ये बात ध्यान से समझना, बिल्कुल लाइव क्लास होगी, और जितने बच्चे इसमें जुड़ेंगे उन सबको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका तरीका मैंने निकाल लिया है। आप क्लास नहीं लेंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस बैच से जुड़ने से पहले अपने को मजबूत कर लेना कि अगर क्लास ली है, बैच में जुड़े हैं, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना पड़ेगा, और बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में रहेगा। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में कि हर एक बच्चा बिना सोचे, बिना समझे, बिना ये सवाल किए कि सर इसमें बहुत नहीं महंगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। मैं खुद उन जगह से उठ के आता हूँ जहाँ पे पैसे की कीमत मैं समझता हूँ, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट PYQ ड्यूज 3 में आपसे मुलाकात होगी। ये NTPC का PYQ ड्यूज था। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर दोस्त।